नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं रोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है ये आपको पता ही है, हम जो है वो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ में अगर आप एचपी पीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं आज की क्लास में, ये एक तरह से पीवाईक्यू हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। प्रीवियस ईयर्स में ये किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं, ठीक है। और आज के जो क्वेश्चन हैं ये सभी एक तरह से नेशनल जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं और एसएसटी पार्ट जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो आज की नहीं रहेगी। आज की क्लास जो है वो बहुत छोटे थोड़े क्वेश्चन ही रहेंगे और हम उनको अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो आज की क्लास को आपने बिल्कुल पूरा एंड तक जरूर देखना है, बीच में स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो अगर आपने मेरी पहले की क्लासेस भी देखी होंगी तो उनमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो रहने वाला है, पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय जो प्रवासी दिवस है, ठीक है, प्रवासी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी वाले दिन। अब 9 जनवरी वाले दिन ही क्यों प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है? क्यों किसी और दिन नहीं 10, 11, 12 ऐसे क्यों नहीं मनाया जाता? केवल 9 जनवरी को ही दिन को ही क्यों प्रवासी दिवस के लिए चुना गया है? तो उसके पीछे भी एक रीजन है। क्या रीजन है? कि जब 9 जनवरी 1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915 वाले दिन जो महात्मा गांधी हैं, ठीक है, राष्ट्रपिता देश के, वो जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे भारत, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। तो इसी दिन से जो 9 जनवरी वाला दिन है उस दिन को हम हर साल जो है वो प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बन गए हैं कि आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी कब भारत वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये हमारा क्लियर हो गया, 9 जनवरी 1915 वाले दिन जो थे वो भारत लौटे थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे बन गए और उसी दिन को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है। तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी के बीच में और जो उस समय के जो वाइस राय थे इरविन जी, उनके बीच में, ये दोनों के बीच में समझौता हुआ था। अब इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक और नाम है इसका दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता तो हम बोलते हैं, लेकिन इसको दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये समझौता जो था वो दिल्ली में हुआ था। अब समझौता तो हुआ था लेकिन इस समझौते में हुआ क्या था? तो इस समझौते में जो था बहुत बहुत ज्यादा अहम फैसले जो थे वो लिए गए थे। अहम फैसले मतलब कि जो भारतीयों को एक तरह से समुद्र के ऊपर जो नमक बनाने नहीं दिया जा रहा था उसके ऊपर से भारतीयों का जो अधिकार जो था वो छीन लिया गया था। तो ये वापस कर दिया गया था उन्हें कि आप अब समुद्र के किनारे जाके नमक जो है वो बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उस टाइम पर उसको स्थगित कर दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये समझौते और भी बहुत ज्यादा फैसले इस समझौते में लिए गए थे, जैसे कि जो संपत्ति जो थी एक तरह से भारतीयों के ऊपर जो शोषण हो रहा था संपत्ति के रूप में वो भी अब कम हो जाना था। ये बहुत सारे समझौते थे। गांधी इरविन जो समझौता था इसमें बहुत सारे समझौते थे। अहम यही थे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया गया था और दूसरा था कि जो समुद्र थे, भारतीय समुद्र जो किनारे थे उनको उनके ऊपर भारतीयों को भी अधिकार जो था वो दे दिया गया था कि अब आप जाकर नमक जो है वो बना सकते हो, ठीक है। तो ये गांधी इरविन समझौता जिसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है और ये 5 मार्च 1931 में ये समझौता जो था ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि मुगल काल में जो सर्वाधिक हिंदू मनसबदार रखे थे वो किसने रखे थे?
तो जो सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार रखने वाला जो मुगल शासक था वो कौन था? तो वो था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसने सबसे ज्यादा, जितने भी मुगल शासक हुए हैं, इसने सबसे ज्यादा जो है वो हिंदू मनसबदार रखे थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक का काल जो है ये संगमरमर का काल कहलाता है? ठीक है, तो संगमरमर का काल कहलाता है शाहजहां का काल। अब शाहजहां के काल को ही क्यों संगमरमर का काल कहा जाता है? क्यों नहीं किसी और सम्राट या किसी और राजा या किसी और शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है? क्योंकि जो संगमरमर का काल इसलिए कहा जाता है शाहजहां के काल को, क्योंकि शाहजहां जो थे इन्होंने सबसे ज्यादा जितने भी मस्जिद जितने भी मकबरे मस्जिद जिनके निर्माण करवाए हैं, सबसे ज्यादा इन्होंने जो संगमरमर है उसका प्रयोग किया है। उन भवनों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए संगमरमर का प्रयोग सबसे ज्यादा किया है। जैसे ताजमहल की बात ले लो, ठीक है, ताजमहल, उसके बाद है जामा मस्जिद। ठीक है, मतलब ये जितने भी इसके द्वारा निर्माण किए गए हैं, ये सभी इनमें सभी में इनके द्वारा, शाहजहां के द्वारा जो था वो संगमरमर का प्रयोग जो था वो किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। शाहजहां के द्वारा ताजमहल और जामा मस्जिद भी, इनका निर्माण भी शाहजहां के द्वारा हुआ था। और शाहजहां एक ऐसा मुगल शासक था जिसके काल को हम जो है वो स्वर्ण काल कहते हैं। मुगल जो शासक है उसके जो शाहजहां है उसके काल को हम जो है वो स्वर्ण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं के काल में, जो शाहजहां था इसके काल में ही सबसे ज्यादा जो है वो वास्तुकला का, सबसे ज्यादा भवन निर्माण या जितनी भी इमारतें वगैरह बनी है वो इसी के काल में सबसे ज्यादा बनी है। ठीक है, तो संगमरमर का काल कहा जाता है। ताजमहल और जामा मस्जिद इसके द्वारा बनवाए गए थे, और शाहजहां जो है इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से हमारे बन गए हैं, ये क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को जो है वो चावल का कटोरा, या फिर चावल का कटोरा ना कहा जाके एग्जाम में आपसे धान का कटोरा भी लिखा गया होगा। ठीक है, धान या चावल आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे पूछा गया होगा कि किस राज्य को चावल का कटोरा या धान का कटोरा कहा जाता है? तो वो है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ को ही क्यों कहा जाता है, क्यों किसी और राज्य को नहीं कहा जाता? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो धान की खेती जो है वो की जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा चावल की खेती, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा जो किया जाता है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में ही किया जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में किया जाता है, और यहाँ पर 20,000, ठीक है, 20,000 से ज्यादा किस्में जो है वो धान की लगाई जाती है। ठीक है, धान की बहुत सारी किस्में जो है यहाँ पर उगाई जाती हैं, जो बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि चावल का कटोरा या धान का कटोरा जो है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, एक तरह से जीके का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया सिलाई जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो दिया सिलाई जो है ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जो है इनको नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है दिया सिलाई। ठीक है, ये आपने याद रखना है, दिया सिलाई जो है ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। ठीक है, इसमें इन्होंने अपने बचपन की जो जितनी भी यादें हैं या फिर बच्चों का जो एक संघर्षपूर्ण जीवन है उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, कि जितने भी लोग जो हैं वो बाल श्रम के विरोध में काम कर रहे हैं या फिर उत्पीड़न के विरोध में काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो डीएसएलआई पुस्तक है ये एक तरह से एक प्रेरणा है। ठीक है, प्रेरणा आप कह सकते हो, और ये कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? यानी कि देश बंधु जिस प्रकार से राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को है प्राप्त है, मतलब बहुत सारी ऐसे व्यक्ति हैं मेन जिनको बहुत सारी उपाधियां जो है वो प्राप्त हुई है। जैसे सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल के साथ है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिनको जो है वो उपाधि दी गई थी। तो देश बंधु की उपाधि दी गई थी चित्तरंजन दास को। ठीक है, चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो बीबी का मकबरा है ये कहाँ पर है?
तो बीवी का मकबरा है औरंगाबाद में, और औरंगाबाद कहाँ पर है? औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। आपसे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। आपसे यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में महाराष्ट्र में जो बीवी का मकबरा है ये कहाँ पर लोकेटेड है, या फिर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में ये कहाँ पर है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये औरंगाबाद में है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है बीवी का मकबरा। और इसका निर्माण जो था वो करवाया गया था जो औरंगजेब था उसके द्वारा और उसके पुत्र, ठीक है, आलम शाह के द्वारा इसका निर्माण, बीवी का मकबरा जो था उसका निर्माण जो था वो करवाया गया। औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में इसको करवाया था, इसका निर्माण बीवी का मकबरा। और जो पुत्र था उनका आलम शाह, उसने अपनी माँ की याद में इसका जो बीवी का मकबरा है उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये जो बीवी का मकबरा था ये 1657 से 1661 तक इसका निर्माण हुआ था। और ये दक्कन का जो है वो ताजमहल भी कहा जाता है, या इसको काला ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे नाम है बीबी का मकबरा से रिलेटेड, बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। दक्कन का ताजमहल कहा जाता है या दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, अगर दक्कन ना बोला जाए तो दक्षिण का ताजमहल इसको कहा जाता है। और इसको कहा जाता है काला ताजमहल, ठीक है। और इसको कहा जाता है इसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। और इसको औरंगजेब और उसके पुत्र आलम शाह के द्वारा जो था इसका निर्माण जो था वो करवाया गया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता चल गया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये पड़ता है, ठीक है। और इसका ईयर भी मैंने आपको बता दिया, 1657 से लेकर 1661 तक ये इसका निर्माण जो था वो हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त की पुस्तक है। विशाख दत्त भी कहा जाता है कई बार, या विशाखा दत्त कहा जाता है, तो उनकी पुस्तक है ये मुद्रा राक्षस। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि भारत का बिस्मार्क कौन था? तो भारत का बिस्मार्क या भारत का जो बिस्मार्क है वो किसे कहा जाता था? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनको एक और नाम प्राप्त था लौह पुरुष का, ठीक है। क्यों था लौह पुरुष का निर्माण नाम इनको प्राप्त? तो लौह पुरुष इनको क्यों कहा जाता था, या उपाधि भी आप कह सकते हो, क्यों कही जाती थी लौह पुरुष, या फिर भारत का बिस्मार्क इनको क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनका सबसे ज्यादा योगदान है भारत की आजादी के बाद का, ठीक है। तो भारत की आजादी के बाद जब भारत को एकजुट में बांटने की बात आती है, जितनी भी देसी रियासतें हुई हैं या जितने भी राज्य जो भारत के बने हैं, मैक्सिमम उनको इकट्ठा करने में या उन रियासतों को भारत में विलय करने में जो सबसे ज्यादा योगदान दिया है वो दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और अपने एक अडिग निश्चय और अपनी एक ईमानदारी के कारण इनको लौह पुरुष का जो है वो उपाधि प्राप्त हुई थी। तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है इनको। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपने याद रखना है। भारत में सबसे ऊंची इनकी प्रतिमा जो है वो बनी हुई है, ये भी आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा जो है ये किसके अनुसार गठित जो है वो की गई थी? तो भारत की संविधान सभा, इस क्वेश्चन को मैं पहले भी एक दो बार आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये बता चुकी हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि भारत का जो संविधान है ये किसके द्वारा गठित जो है वो किया गया था। ये इसकी जो संविधान सभा है ये किसके द्वारा गठित की गई थी, किसके अनुसार गठित की गई थी, ठीक है। तो ये गठित की गई थी कैबिनेट मिशन के, जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसके बाद ये संविधान सभा जो है वो गठित की गई थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे भारत छोड़ो? अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये कब भारत में हुआ था। 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये भारत में चल रहा था। तो 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है। तो उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ये थे क्लीमेंट, ठीक है, क्लीमेंट एटली। एटली का नाम आपने याद रखना है। ये उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ये थे उस समय जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो चल रहा था 1942 में, ठीक है। भारत, यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, ठीक है।
क्लीमेंट एटली जो थे ये उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कानपुर में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? अब आपको पता है 1857 का जो संग्राम है, यानी कि हमारी आजादी से लगभग 100 वर्ष पहले की ही बात है। तो उस समय जो है एक इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय पूरी आजादी की जो एक तरह से घोषणा थी वो हो चुकी थी। अगर उस समय पूरे एफर्ट्स किए जाते, पूरे भारत में ये संग्राम जो था वो फैल जाता, तो हो सकता है कि 1857 में ही भारत जो है वो उसको आजादी मिल जाती। ठीक है, तो ये कुछ भारत के कुछ ही हिस्सों तक ही सीमित रह गया। और बड़ी बात तो ये थी कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसको मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचने ही नहीं दिया गया था। ठीक है, तो जो ये 1857 का जो संग्राम है, इसके बहुत सारे कारण थे, असफल होने के भी और शुरू होने के भी बहुत सारे कारण थे। इसको एक सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंगल पांडे नामक का एक जो सैनिक था, ठीक है, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस उनको मुंह से खोलने के लिए मजबूर किया जाता था, तो उसके लिए ये 1857 की क्रांति जो है वो शुरू हुई थी। लेकिन हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कानपुर में जो 1857 की क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया था, उसको किसने संभाला था? तो उसको नाना साहिब ने संभाला था। ठीक है, नाना साहिब जो थे उन्होंने 1857 में कानपुर में इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, और उन्होंने अपने जो साथी थे जैसे तांत्या टोपे बाकी सभी के साथ मिलकर इस कानपुर में इसका नेतृत्व जो था वो किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा के अंत के लिए किस समाज सुधारक ने प्रयत्न किए थे? तो सती प्रथा के अंत के लिए राजा राम मोहन राय जो थे, इनके द्वारा जो थे वो प्रयत्न किए गए थे। राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की है। ठीक है, और इनके द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए थे सती प्रथा के अंत के लिए। एंड में जो था वो 1829 में, ठीक है, 1829 में जो है वो सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय, उनके साथ मिलकर एक एक्ट पास किया गया था 1829 में, जिसके बाद जो था वो सती प्रथा को एक कानूनी अपराध जो था वो बना दिया गया था, उसका अंत कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये कब हुई थी? अब हमें ये तो पता चल गया कि संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई थी, तो ये हुई थी कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित। अब इसकी बैठक कब हुई थी पहली बार? ठीक है, संविधान को बनाने की जो सभा गठित की गई थी, इसकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, 9 दिसंबर 1940 में इसकी बैठक हुई थी पहली। अब इस बैठक में क्या हुआ था? इस बैठक में किसी भी अध्यक्ष को नहीं चुना गया था। अब अध्यक्ष नहीं था तो अध्यक्ष के बिना जो था वो सभा कैसे हो सकती थी? तो सभा ने, सभी सदस्यों ने मिलकर ये निर्णय किया कि जो भी सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है या सबसे सीनियर आप कह सकते हो, सीनियर व्यक्ति है, उसको हम चूज करते हैं इस सभा का प्रधान ही कह सकते हो आप, एक स्पीकर बनाने के लिए। ठीक है, तो उस समय जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, उनको एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। ठीक है, वो सबसे बुजुर्ग उस समय उस सभा के सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग या आप सबसे एज्ड कह सकते हो। ठीक है, वो थे, उनको उस समय का अध्यक्ष जो था, 9 दिसंबर वाली बैठक जो पहली बैठक थी उसका अध्यक्ष जो था वो बना दिया गया था। और ये बैठक जो थी ये 9 दिसंबर को हुई थी, उसके 2 दिन बाद ही यानी कि 11 दिसंबर वाले दिन ही दूसरी बैठक हुई थी। तो उस समय जो बैठक हुई थी उसमें जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से, ठीक है, परमानेंट एक अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। ठीक है, परमानेंट जो स्पीकर थे वो बना दिए गए थे। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बैठकें मैंने आपको बता दी, 9 दिसंबर को पहली हुई थी और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक ये हुई थी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज आपको आज की क्लास में बताए हैं। और एक एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छे से मैंने आपको हो सकता है समझाया हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरी क्लास में कोई कमी है या इससे भी अच्छा मैं कर सकती हूँ, तो आप मुझे सजेशन कर सकते हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है या क्वेश्चंस कुछ भी क्वेश्चन इनमें से आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।